बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को तोहफा, दीपावली से पहले 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम नीतीश, डेट हो गई फाइनल। टमाटर के बाद अब बढ़ रहे प्याज के दाम, करीब 50% बढ़ चुके हैं रेट। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने पर बड़ी सब्सिडी देगा कृषि विभाग, होगा लाभ ही लाभ। किसानों के लिए जरूरी खबर, 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही है सब्सिडी, जान ले कैसे करना है आवेदन। मोदी सरकार अगली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले नहीं दबने देगी, वित्त मंत्री ने साझा की यह अहम जानकारी। बिहार में 17 साल की उम्र में भी भर सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म, ऐसे करे आवेदन। बिहार पुलिस को लेकर के डीजीपी का बड़ा बयान, कहा अब शहीद जवानों के परिवार वालों को 2 के जगह मिलेंगे 25 लाख का मुआवजा। किसानों को डेयरी खोलने के लिए सरकार देगी 30 लाख से भी ज्यादा की सब्सिडी, यहां जाने कैसे उठाएं लाभ। 5 बिजनेस आइडिया, सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करें, लाखों का मुनाफा कमाएं, बदल जाएगी जिंदगी। परीक्षा में नकल करने से रोका, गुस्साई महिला ने शुरू कर दी मारपीट, टीचर के फाड़े कपड़े, गार्ड को भी मारा थप्पड़। बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, रिजल्ट में धांधली का लगाया आरोप। एसएसबी सब इंस्पेक्टर बनने का गोल्ड चांस, 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएट करे आवेदन। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को किया जाएगा प्रशिक्षित, सीबीएसई ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने रोकी बिहार में शिक्षकों की काउंसलिंग, जाने चयनित अभ्यर्थियों को अब क्या मिला निर्देश। इस दिन से बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, एक क्लिक पर देखें एग्जाम शेड्यूल। बिहार में 1 नवंबर से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, शिक्षा विभाग ने तैयारी की तेज। बिहार में पहली बार मिले डेंगू के 423 मरीज, 3 डॉक्टरों को जिला सिविल सर्जन सहित अतिरिक्त प्रभार। पटना बक्सर समेत 38 जिलों में दिखेगा चंद्रग्रहण, जाने सूतक-काल। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, बिहार में इन 2 चीनी मिलों में होगा एथेनॉल का उत्पादन। नीतीश तेजस्वी के लाखों नौकरी के दावे की असलियत आई सामने, कुशवाहा ने बताया शिक्षक नियुक्ति के पीछे का असली खेल। जितना चाहे मुझ पर हमला करो, बिहार के लिए दिन रात काम करता रहूंगा, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को बर्खास्त करना नहीं मंजूर, बिहार विशिष्ट अध्यापक नियमावली में बदलाव के लिए आए 1 लाख सुझाव। पुलिस अफसरों को बढ़े हुए वेतनमान के साथ मिलेगा उच्चतर प्रभार, एडीजी ने दी जानकारी। नवरात्र के मौके पर बिहार के अधिकारियों को उपहार, शिक्षा पुलिस मद निषेध के 294 ऑफिसर्स को प्रमोशन। खो गया है पैन कार्ड तो ना ले टेंशन, डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के साथ फ्रॉड से बचने के लिए तुरंत करें यह काम, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। अगले कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में आएगी गिरावट, महसूस होगी ठंड।
9वीं से 12वीं के अभ्यर्थियों को मिलेगा मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि दीपावली से पहले शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जैसे साथ ही इन्हें संबोधित भी करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का डेट भी फाइनल हो गया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 3 नवंबर से शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देंगे। इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों को दे दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 2 नवंबर को अपराह्न यानी कि दोपहर 3 बजे पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इसमें बीपीएससी से नवनियुक्त 25,000 चयनित शिक्षक सभी जिलों से आएंगे। उनमें कुछ उच्च माध्यमिक और फिर कुछ माध्यमिक और बचे हुए सभी प्राथमिक शिक्षक होंगे। समारोह में सभी जिलों, सभी वर्गों और फिर सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होना तय है। ये सभी शिक्षक अपने प्रशिक्षण संस्थान से बस द्वारा 2 नवंबर को गांधी मैदान पहुंचेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि देश में भले ही महंगाई के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सब्जियों की कीमतों का हाल ऐसा बना हुआ है कि आम जनता को झटका लग रहे हैं। इससे पहले जुलाई अगस्त में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अब प्याज की लगातार बढ़ती कीमतें लोगों के आंसू निकाल रही है। देश में खुदरा बाजार के साथ साथ थोक बाजार में भी प्याज के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। अगर जुलाई महीने से आज तक के बीच प्याज की कीमतों की तुलना करें तो ये करीब 50% महंगा हो चुका है। उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा दिए गए कमोडिटी डेटा के अनुसार 1 जुलाई 2023 को प्याज की खुदरा कीमत 24 रुपये प्रति किलो थी, जो आज बढ़कर के करीब 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस तरह देखा जाए तो फिर औसत कीमतें प्याज की कीमत में 49% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों के लिए जरूरी खबर है कि 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देने जा रही है। आपको बता दें कि कृषि यंत्रों पर खरीद पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। अनुदानित दरों पर मिलने वाली कृषि यंत्रों की सूची में 108 प्रकार के यंत्र शामिल है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भेजना अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी यंत्रों की सूची में जुताई, बुआई, निराई, गुराई, सिंचाई, कटाई, दौनी आदि समेत धान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के 23 यंत्रों पर विशेष अनुदान का प्रावधान है। आपको बता दूं कि लघु एवं सीमित किसानों को 1,000 रुपये मूल्य के छोटे छोटे कृषि यंत्रों की किट पर अधिकतम 800 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक गाना एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने सीधा शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि हालांकि ये न्यूज़ बिहार न्यूज़ नहीं है, ये खबर बिहार से जुड़ी हुई नहीं है, ये खबर बिहार से बाहर की है, लेकिन काम की है, इसलिए हम आपको ये खबर बता रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अक्सर अपने गाए गए गानों को लेकर के चर्चा में रहने वाली नेहा सिंह राठौर ने हाल ही में मध्य प्रदेश में काबा रिलीज़ किया, जैसे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इसे शेयर भी किया है। आपको बता दूं कि इस गाने को लेकर के नेहा सिंह राठौर पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। नेहा सिंह राठौर ने इस गाने के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं, जिस तरीके से खुद मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के तले दबे हुए हैं और लोगों को जिस तरीके से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर के नेहा सिंह राठौर ने एक गाना शेयर किया है, गाना लिखा है, गाना बनाया है। आपको बता दूं कि काबा गाने के जरिए नेहा सिंह राठौर इससे पहले भी कई सरकारों पर निशाना साध चुकी है जो हंगामा खड़ा हुआ था। जैसे बिहार ले लीजिए, यानी कि नेहा सिंह राठौर पहले बिहार पर भी गाना बना चुकी है। वो लिखते हैं कि बिहार में काबा, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर गाना बनाई, उसमें भी लिखी बिहार उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में गाना बनाई है। इसको लेकर के नेहा सिंह राठौर पर FIR दर्ज हो चुकी है। दोस्तों मोदी सरकार अगली पीढ़ी को कर्ज के तले नहीं दबने देगी। यह सरकार कर्ज के बोझ को कम करने पर काम कर रही है। ये बातें मैं नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। जब उन्होंने कहा है कि सरकार राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के प्रति सचेत है और ये सुनिश्चित करेगी कि कर्ज चुकाने का बोझ अगली पीढ़ी पर ना पड़े। उन्होंने कहा है कि हम देश की वृहत आर्थिक स्थिरता से जुड़े मामलों के प्रति सचेत हैं, जिसका सामना हम राजकोषीय तथा राजकोषीय प्रबंधन में करते हैं। इसीलिए आज हम हर फैसला इस बात के प्रति सतर्क रह करके करते हैं कि इसका अगली पीढ़ी पर क्या बोझ आएगा।
जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फिजूल खर्ची करना और फिर आने वाली पीढ़ियों पर उस कर्ज का बोझ डालना बहुत आसान है जिसे लेकर के आप बैठे रहेंगे। सीतारमण ने कहा है कि हम भारत सरकार के कर्ज के प्रति सचेत हैं, कई अन्य की तुलना में ये उचित अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्क रह करके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे कामों पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ उभरते बाजार वाले देशों के कर्ज से संबंधित आंकड़ों पर सक्रिय रूप से नजर डाल रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 17 साल की उम्र में भी आप वोटर लिस्ट में नाम भरवा सकते हैं, नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब आपकी उम्र 18 साल हो ऐसी अनिवार्यता खत्म हो गई है, अनिवार्यता नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब आप 17 साल की उम्र में ही एडवांस में फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप 18 साल के होंगे वैसे ही अपने आप आपका मतदाता बन जाएगा, आप मतदान करने लायक बन जाएंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि संसद में एक्ट के तहत इलेक्टोरल रिफॉर्म के अनुसार 17 वर्ष का आयु एडवांस फॉर्म भर सकता है और फिर 18 साल होने के साथ वे देश का मतदाता बन जाएगा। जब पहले 18 साल होने के बाद फॉर्म भरा जाता था तब जाकर के वह युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकता था। उन्होंने बताया है कि 1 जनवरी 2024 और फिर 1 अप्रैल 2024 के साथ 1 जुलाई 2024 और फिर 1 अक्टूबर 2024 के अर्हता तिथि को मतदाता बनने की योग्यता धारी निर्धारित मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 6 में रंगीन फोटो के साथ उम्र और फिर निवास प्रमाण पत्र के साथ अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया समेत 28 रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवकों की बहाली होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी रेलवे में नौकरी। जी हाँ, इसको आपको कमीशन बेस पर सैलरी दी जाएगी, यानी कि जितना आप टिकट बेचेंगे उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा खोलने की तैयारी की है। जल्द ही बिहार के 28 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग सेवा केंद्र खोला जाएगा और टिकट सेवकों की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे टिकट बुकिंग सेवकों के पदों पर मैट्रिक पास युवकों की भर्ती करेगा। वहीं जन साधारण टिकट बुकिंग सेवा केंद्र से लोग 2 रुपये अधिक देकर के टिकट बुक करा सकेंगे, जबकि टिकट बेचने के लिए कमीशन बेस पर सेवक का चयन किया जाएगा। आपको बता दूं कि समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कोट, जयनगर, सहरसा स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। वहीं पर रक्सौल, बापूधाम, मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। वहीं पर हसनपुर रोड, सिमरी, बख्तियारपुर, दौरम, मधेपुरा, सुपौल स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। वहीं पर बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, रोसेरा घाट स्टेशन पर भी टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। वहीं पर हरिनगर, बनमखी, सकरी, मुरलीगंज एवं मोतिहारी स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा। साथ ही साथ झंझारपुर, चकिया, सुगोला, बगहा, बैरगनिया, लहरियासराय स्टेशन पर टिकट बुकिंग सेवक का चयन किया जाएगा, यानी कि इन सभी स्टेशनों पर लोगों की बहाली की जाएगी टिकट काटने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ दोस्ती वाले बयान पर चुटकी ली है। जब प्रशांत किशोर ने इस मसले पर कहा कि नीतीश कुमार किस पार्टी के साथ जाएंगे वे खुद नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते। जब नीतीश कुमार जो राजनीति करते हैं उसमें एक दरवाज़ा रखते हैं जो पब्लिक को दिखता है। जहाँ अभी वे दरवाज़ा महागठबंधन है, जहाँ इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वे अभी महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन के बने 1 साल हो गए हैं, मगर अब तक उन्होंने नहीं कहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं। सीबीआई ईडी रेड कर रही तो फिर आप बता तो दीजिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि वे किसी दिन वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर तो कभी दीनदयाल उपाध्याय के वार्षिकोत्सव में शामिल हो जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के बुलाए डिनर में हो जाते हैं, तो ये उनकी राजनीति करने का तरीका है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये खिड़की है, यानी कि दरवाजा तो तेजस्वी यादव है। उन्हें बताते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हवा पानी नहीं आएगा तो फिर खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। हरिवंश जी उनके रोशनदान हैं। आप जरा समझिए कि जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का वहाँ कानून गिर जाए तो फिर सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा में सबको हटा दिया गया, मगर उपसभापति हरिवंश को न भाजपा वालों ने हटाया न ही नीतीश कुमार ने हटाया। ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर ने कहा है कि कल होकर के नीतीश कुमार को बीजेपी में जाना हो तो फिर उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से बात करके भाग सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी ने बड़ा ऐलान किया है।
RS भट्टी ने यह निर्णय लिया है कि अब तक जो शहीद हुए पुलिसकर्मियों को विभाग की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया जाएगा। DGP RS भट्टी ने बताया है कि हमारी कोशिश होगी कि यह सहायता राशि जल्द से जल्द शहीद के परिवार को उपलब्ध हो। यह निर्णय पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए किए गए हैं। इसको लेकर के शहीद पुलिसकर्मियों की सैलरी बैंक अकाउंट को लेकर भी एक एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिसमें शहीद के परिवार को अलग से सहायता राशि प्रदान करने के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल बिहार के DGP RS भट्टी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मरण दिवस पर पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों को याद किया। इस दौरान बिहार के शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों और फिर देश भर में वीर गति को प्राप्त 188 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद DGP ने कई बड़े फैसले लिए हैं। DGP ने कहा है कि शहीद हुए पुलिसकर्मियों को विभाग की तरफ से 2 लाख की राशि दी जाती थी, अब इस राशि को बढ़ा करके 25 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। इससे उन्हें काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत है। सरकार भी किसानों को खेती के साथ पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के पशुपालन डेयरी खोल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि डेयरी खोलने के लिए सरकार की ओर से भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके तहत यदि कोई 25 पशुओं की डेयरी खोलता है तो फिर उसे 31,50,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये शर्त यह है कि उन्नत नस्लों के गाय खरीद करनी होगी। उसके लिए उसे गिर, साहिवाल, थारपाकर जैसी नस्लों की खरीद करनी होगी। सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की इकाई को स्थापित करने वाले 62,50,000 निर्धारित की गई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को कुल खर्च का 50% जो अधिकतम 31,25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण में इकाई के निर्माण पर परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीद और फिर उनकी 3 साल की बीमा और फिर यातायात परियोजना लागत का 12.5% दे दिया जाएगा। अंतिम और तीसरे चरण में परियोजना लागत की शेष 12.5% का भुगतान किया जाएगा। इस तरह डेयरी के लिए आपको 3 चरणों में अनुदान की राशि प्राप्त की जाएगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। वह है आधार कार्ड, आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदन की जमीन का विवरण, बैंक खाता, बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों आज के समय में बेरोजगारी का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, जिससे रोजगार की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अक्सर लोग अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी पैसा और कभी सही प्लान के चलते आइडिया फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ छोटे और फिर पार्ट टाइम बिजनेस भी है जिन्हें आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मोटी पूंजी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि समाज में ऐसे कई सफल उदाहरण है जिन्होंने छोटे से बिजनेस से अपनी शुरुआत की और आज उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ छोटी लागत वाले बिजनेस के बारे में जिनको शुरू करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनरल वाटर सप्लाई। तो इस बिज़नेस को 10,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। किसी भी सीज़न में इस बिज़नेस की डिमांड कम नहीं होती है और इसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। जब पानी की बोतल को सप्लाई करने के पहले आपको सिर्फ फ़ोन पर ऑर्डर की बुकिंग कर लेनी होगी। इस बिजनेस में नगद पेमेंट के चलते आपको मुनाफा पहले महीने से ही मिलने लगेगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट शॉप के बारे में। तो बात करते हैं कि इस बिजनेस की बहुत मांग है। सुबह अक्सर लोग दफ्तर निकलने की जल्दी में होते हैं। जब काफ़ी ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं। ये लोग बेहतर ब्रेकफास्ट की तलाश में रहते हैं। इस काम को पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों ही तरह शुरू किया जा सकता है। इसके लिए शुरुआत में सिर्फ 20 से 25,000 रुपये की लागत लगेगी। हालांकि इसके लिए भी आपको उपयुक्त जगह की ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें भी आपको शुरुआत से ही फ़ायदा मिलने लगता है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। जब वर्तमान समय में भारत में आपको करीब सभी घरों में मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। जब मोबाइल रिपेयरिंग गांव से लेकर के छोटे शहर में एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप रिपेयरिंग कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे गाड़ी धोने की शॉप। जैसे कि आपको पता होगा कि आज के समय में गाड़ी रखने का क्रेज़ चला हुआ है। जो आजकल हर घर में बाइक या फिर कार रखने का चलन हो गया है, लेकिन अभी के समय में किसी के पास इतना समय नहीं हो पाता है कि वे खुद के अपनी गाड़ी की धुलाई कर सके। इसके लिए वे बाहर कार वॉशिंग स्टोर पर जाकर के अपनी गाड़ी को धुलवाते हैं। ऐसे में
अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो फिर आप बहुत ही कम पूंजी में इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्पेस है यानी कि जगह है तो फिर आप कार वॉशिंग सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं योग प्रशिक्षक। जहाँ इस समय योग ट्रेनर की मांग तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि योग से आप कई तरह की बीमारियों और फिर टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। जहाँ योग को सभी स्ट्रेस बूस्टर तकनीक में सबसे बेहतर माना जाता है और दुनिया भर में इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। योग प्रशिक्षकों की भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी अधिक डिमांड है। इसे बिजनेस के तौर पर करने पर आपको कोई भी निवेश भी नहीं करना होगा। हाँ, आपके पास योग का ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरह से अपने बिजनेस घर में बैठकर भी शुरू कर सकते हैं। इन सभी बिजनेस के बारे में आपको भी बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में लॉ की परीक्षा के दौरान नकल करने से रोकने पर एक महिला ने टीचर से मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला ने टीचर के कपड़े भी फाड़ दिए। दरअसल भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ की डिग्री के लिए छठे सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी। जब पहली पारी में परीक्षा दे रही महिला प्रीति कुमारी को जब टीचर ने पास में गैस पेपर रखने से रोका तो फिर उसने हंगामा शुरू कर दिया। जब उसने टीचर का कॉलर पकड़ लिया और फिर उनकी शर्ट फाड़ डाली। जब बीच बचाव करने आए गार्ड को भी महिला परीक्षार्थी प्रीति कुमारी ने थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दो कि इतना ही नहीं, महिला पुलिस कर्मियों से भी उलझ गई जब महिला ने सिपाही के डंडे भी छीन लिए। जानकारी के मुताबिक भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ के छठे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान प्रीति कुमारी परीक्षा की से तकरीबन 1 घंटे पहले ही परीक्षा हॉल में आकर के बैठ गई थी। टीचर ने जब उसे बाहर जाने का आदेश दिया तो फिर वो नहीं मानी और फिर परीक्षा हॉल में ही बैठी रही। जब परीक्षा शुरू हुई तो फिर वह बिना किसी डर के गैस पेपर निकाल करके सवालों के जवाब लिखने लगी। जब टीचर ने उसे नकल करते हुए देखा तो फिर उसे रोकने के लिए कोशिश की, जिसके बाद महिला ने बवाल शुरू कर दिया। जब परीक्षा हॉल में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और फिर महिला ने टीचर के कपड़े फाड़ने के बाद गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बवाल के बाद उस महिला परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। जब इस घटना को लेकर के जब परीक्षा केंद्र के हेड से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेज दी गई है। TMBU के लॉ के छठे सेमेस्टर की ये अंतिम परीक्षा थी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि BPSC परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अब इसमें एक बवाल खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है। BPSC की रिजल्ट पर अभ्यर्थी हेराफेरी और फिर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं। भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना में BPSC दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कई विकलांग अभ्यर्थी भी है। अभी अभ्यर्थी बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, जहाँ अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, लेकिन गेट बंद है। अभ्यर्थियों से कोई भी अधिकारी मुलाकात नहीं कर रहे हैं ये लोग, और इसीलिए आक्रोश हो गए हैं कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वालों को पास कर दिया गया और फिर ज़्यादा अंक लाने वालों को फेल कर दिया गया। जिला आवंटन में जिन जिन जिलों का नाम मांगा गया था, या 3 जिलों का नाम भी हम लोग दिए, लेकिन उन 3 जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों में हम लोगों को दिए जा रहे हैं, जहाँ पैसा लेकर के जिला आवंटन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम जैसे 3 अभ्यर्थियों का चयन किया हो गया है। उन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर जिलों में काउंसलिंग के दौरान मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, जबकि सही हम लोग नंबर दिए ही थे। OTP नहीं आने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों के लिए BEd अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक थी। ये कोर्ट का ऑर्डर था, तब भी प्राइमरी स्कूलों के लिए कुछ BEd अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के बाद कई तरह की समस्याएं हो रही है। दोस्तों अगर आप SSB में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपके लिए बढ़िया मौका है। SSB ने सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे फिर SSB की आधिकारिक वेबसाइट ssbrect.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस भर्ती अधिनियम के तहत संगठन में 111 पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर करना होगा, जहां अन्यथा इन पदों पर नौकरी पाने के अवसर से चूक जाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि CBSE ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए, यानी कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसमें शिक्षकों को ब्रेल, कंप्यूटर आधारित टेस्ट और फिर विभिन्न विषयों का
प्रयोगात्मक तरीके से समझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे साथ ही बोर्ड की ओर से माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, गणित और फिर सामाजिक विज्ञान विषय को बच्चों के लिए रुचिवार बनाने, दिव्यांग बच्चों के साथ विनम्र तरीके से बात करने और फिर समझाने के लिए के विभिन्न तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी। सीबीएसई के शैक्षणिक निदेशक विश्वजीत शाह ने बताया है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों को सहानुभूति देना बेबुनियादी जरूरत है और फिर इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इस तरह के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और पढ़ाई के प्रति सहानुभूति रखें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण से विशेष जरूरत वाले बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वे आम बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर की चिंता बढ़ गई है। जब बिहार में वायु गुणवत्ता खराब ना हो, इसके लिए सरकार ने अभी से ही सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। बिहार में धान की कटाई शुरू हो गई है। इसे देखते हुए किसानों से पराली को खेतों में ना जलाने की अपील की है। इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को जागरूक करें। आपको बता दें कि पराली जलाने की वजह से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने धान की कटनी को देखते हुए फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि शुक्रवार को कहा कि किसान धान की खूंटी, पुआल आदि खेतों में जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। उन्होंने किसान सलाहकारों और फिर कृषि समन्वयकों को निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर के किसानों से मिले, उन्हें जागरूक करें। डीएम इसकी लगातार मॉनिटरिंग करे। कृषि महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय को भी प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि धान की कटाई के बाद बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों के अंदर ही फसलों के अवशेष यानी कि पराली को जला देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता के साथ साथ वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचता है। पराली जलाने से उसके धुएं से निकलने वाले कण बहुत समय तक वायुमंडल की निचली सतह पर बने रहते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस से संबंधित बीमारी होने लगती है। ठंड के मौसम में यह खतरा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। दोस्तों बात करेंगे कि सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पटना समेत अन्य शहरों के कुछ चुनिंदा कोचिंग संचालकों पर भी संदेह के घेरे में है। इनकी संलिप्तता की भी जांच ईओयू कर रही है। इससे कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों से जुड़े हुए मामले की सघन जांच चल रही है। इस मामले की जांच ईओयू के डीआईजी एमएस डिल्लन की अध्यक्षता में गठित 23 सदस्यीय टीम कर रही है। डीआईजी ने 17 अक्टूबर को ईओयू के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इससे संबंधित जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब तक की जांच में कुछ संगठित गिरोह के संलिप्त होने के साक्ष्य मिले हैं। इस बिंदु पर जांच चल रही है। इससे पहले की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आउट करने वाले जितने भी पुराने सेटर गिरोह सक्रिय थे उसकी भी जानकारी ली जा रही है। वर्तमान में इनकी गतिविधियां क्या है, इनकी अलग से जांच एक टीम कर रही है। यह जल्द ही मामले का खुलासा होगा। आपको बता दें कि बिहार में पुलिस कांस्टेबल के करीब 21,000 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में लिखित परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। यह मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि कांस्टेबल भर्ती ने 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द करने का और फिर आगामी परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विंडो क्लोज कर दिया है। साथ ही 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। जब बोर्ड के करीबी सूत्रों के माने तो इस बार बिहार बोर्ड हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा में किसी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि पिछले बार की तरह इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी में के मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जब पिछले आंकड़ों के देखें तो बिहार बोर्ड मैट्रिक और फिर इंटर की परीक्षा फरवरी से मार्च के बीच निर्धारित थी। मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू हुई थी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। उम्मीद है कि इस बार भी इसी के आसपास परीक्षा शुरू हो सकती है। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक और फिर हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट नवंबर के अंत तक या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकता है। हालांकि परीक्षा की तारीख अगले माह के पहले सप्ताह में घोषित की जा सकती है। छात्रों से अनुरोध है कि आधिकारिक वेबसाइट पर पैनी नज़र बनाए हुए रखें और फिर बीएसईबी की ट्विटर अकाउंट पर लगातार विजिट करते रहें। डेट शीट जारी होते ही आपको यहां सबसे पहले सूचित किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की विदाई हो चुकी है। इसके बाद मौसम में बदलाव हुआ है। यहाँ मौसम बढ़िया हो चुका है, लोगों को ठंड का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की विदाई की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जब 22 जिलों में सामान्य 20 से 59% बारिश कम हुई है। बिहार से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी 17 अक्टूबर को हो गई थी। इस बार मानसून के दौरान बिहार में केवल 760 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह आंकड़ा सामान्य से 23% कम है। जब मानसून में पिछले 2 दशकों में ये 12वीं बार रहा कि बिहार में बारिश सामान्य से कम हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 115 करोड़ रुपए की लागत से 2379 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। 1 नवंबर से विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग की योजना के पदाधिकारी के अनुसार नवंबर से स्मार्ट क्लासेस में कंप्यूटर और फिर प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मटेरियल का सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हाँ, स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए विज्ञान शिक्षकों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से विशेष प्रशिक्षण दिलवाया गया है। शिक्षा विभाग ने संबंधित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की मॉनिटरिंग करने का निर्देश सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया है। साथ ही संबंधित पदाधिकारी से कहा गया है कि स्मार्ट क्लास के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यहाँ सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगले माह के पहले सप्ताह से छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लास का लाभ मिल सके, ये सुनिश्चित करें। स्मार्ट क्लासेज में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं को पुस्तकालयों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान अध्यापकों के साथ बैठक करने को कहा गया है। सभी स्मार्ट क्लास के लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और फिर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है प्रधान अध्यापकों को। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मखाना उत्पादन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार मखाना विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार मखाना विकास योजना के तहत सरकार किसानों को मखाना की उन्नत प्रजाति का बीज उत्पादन, बीज वितरण, मखाना भंडार गृह आदि के लिए 75% की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मखाना विकास योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 10 एकड़ का लाभ हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा। वहीं इस योजना में भागीदारी 30% सुनिश्चित की जाएगी, जबकि 16% अनुसूचित जाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना का लाभ पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा एवं खगड़िया जिले के किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि इसके लिए आप आवेदन कैसे करें, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा वेबसाइट के माध्यम से, और ये वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में दारोगा और फिर सब डिवीज़न फायर ऑफिसर एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएससी ने दारोगा और सब डिवीज़न फायर ऑफिसर का रिजल्ट अपने वेबसाइट पोर्टल पर जारी कर दिया है। खबर के अनुसार बीपीएससी द्वारा मद्य निषेध दारोगा के 11 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इस परीक्षा के अंतिम परिणाम में 9 पुरुष और फिर 2 महिला अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया गया है। वहीं बोर्ड ने अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के लिए 53 खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब इसमें 15 पुरुष और फिर 30 महिला अभ्यर्थियों को सफलता घोषित कर दिया गया है। आप चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप वेबसाइट www.bpsc.tbis.nic.in पर जाकर के आप इसके लिए ये काम कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शिक्षक के 1,20,000 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द नोटिस जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी मिलने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 70,000 पद पहले से ही तय कर दिए गए हैं। वहीं पहले चरण में बचे हुए 48,000 पदों को इनमें जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो नवंबर महीने में इसकी नोटिस जारी की जा सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी जाएगी और फिर एग्जाम के द्वारा ही टीचर्स के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके नियम पहले चरण की तरह ही होंगे।
दोस्तों बात करेंगे कि भारत में 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण पटना, बक्सर समेत 38 जिलों में दिखाई देगा। जहां इस ग्रहण की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण लगने का समय 28 तारीख की मध्य रात्रि के 1:05 से लेकर के रात्रि के 2:24 तक रहेगा। इस समय बिहार के सभी जिलों में ग्रहण दिखाई देगा। इस अवधि में यानी कि इस टाइम में आप ग्रहण को देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के स्कूलों में ग्रेजुएट प्रशिक्षण वेतनमान वाले शिक्षक मध्य विद्यालय के हेड मास्टर बनेंगे। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में न्यूनतम 4 साल तक कार्यरत ग्रेजुएट प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षक को हेड मास्टर के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि नए नियमानुसार मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पदों पर स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि ये प्रमोशन उपलब्ध रिक्त के अनुसार ही दिया जाएगा। वहीं बिहार में टीचरों के प्रमोशन से संबंधित बचे हुए बिहार राजकीकृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियमावली 2018 के तहत रहेंगे। इसमें किसी तरह के कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के आप बिहार में मछली पालन कर सकते हैं। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार निजी या फिर लीज पर जमीन लेकर के तालाब बना करके मत्स्य पालन करने के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं को 60% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य सभी वर्ग के लोगों को 40% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि मछली पालन के लिए तालाब निर्माण पर प्रति हेक्टेयर 11 लाख की लागत आएगी। इस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आप पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत आप जिंदा मछली बिक्री केंद्र की भी खोल सकते हैं। आप चाहें तो फिश कियोस्क और फिर मछली दाना तैयार करने वाला मिल भी खोल सकते हैं, जहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान का लाभ मिलेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।